हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल दैट इज मंजिल भारत। सो ऑन योर पॉपुलर डिमांड, जैसे कि आप लोग कह रहे थे कि सर जेएनके के आर्ट एंड कल्चर के ऊपर वीडियोस लाओ, जैसे कि फोक म्यूजिक या फिर फेयर्स ऑफ जेएनके के ऊपर, तो पेश है आप लोगों के सामने आर्ट एंड कल्चर ऑफ जेएनके पार्ट 1। तो आई होप इससे पहली वाली जो वीडियोस हमने लाई थी दैट इज योर जेएनके इकोनॉमी के ऊपर एंड एमसीक्यू सीरीज बेस्ड ऑन योर जेएनके हिस्ट्री, आई होप उन सेक्शन से आपको बहुत ही मदद हुई होगी। तो अब बारी है हमारे पास, बिकॉज हमारे पास लास्ट दो या तीन दिन बचे हैं आपके फीमेल सुपरवाइजर के एग्जाम में। तो आई होप ये वाली सीरीज भी आपको उतना ही बेनिफिशियल रहेगी जितनी आपकी हिस्ट्री की वो एमसीक्यू सीरीज रही है। तो शुरुआत करते हैं आज के सेशन को। तो आज के सेशन में हम स्टार्ट करेंगे दैट इज योर फोक म्यूजिक ऑफ जेएनके। आपके जेएनके की फोक म्यूजिक के बारे में हम क्या करेंगे, एक ब्रॉड डिस्कशन देखेंगे फटाफट से। देखो इस पूरे सेशन में मैं जो आपको कह रहा हूं हार्डली मेरे ख्याल से 2 या 3 पार्ट में हम इसको कवर करेंगे। इसमें मैं आपको जो आपके इंपॉर्टेंट हाईलाइटेड डांस फॉर्म्स है या फिर जो भी आपकी म्यूजिक फॉर्म है, फेयर्स है, बस उनके ऊपर भी देखेंगे क्योंकि टाइम बहुत लिमिटेड है, हमको कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा चीजों को कवर करना है। तो प्लीज आप लोगों का हार्डली ज्यादा टाइम मैं नहीं लूंगा, अप्रोक्सीमेटली 35 to 40 मिनट्स की भी वीडियो रहेगी। बस उस 35 to 40 मिनट्स में आप लोगों की कंसंट्रेशन पूरी की पूरी यहां पर होनी चाहिए। ये मेरी आप लोगों से एक ऑनेस्ट सी रिक्वेस्ट है, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं। देखो सबसे पहले बात करते हैं हम किसके बारे में मेरे दोस्तों, बात करते हैं हम जेएनके के बारे में। जब भी हम जेएनके के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि हमारी जो जेएनके यूटी है इसकी लैंग्वेजेस के बारे में बात करते हैं। तो जब भी हम जेएनके यूटी की लैंग्वेजेस के बारे में बात करते हैं तो लैंग्वेजेस हमारे पास आती हैं 2, या तो हमारे पास आएंगी ऑफिशियल लैंग्वेजेस या तो हमारे पास आएंगी रीजनल लैंग्वेजेस। व्हेन आई टॉक अबाउट योर ऑफिशियल लैंग्वेजेस, तो हमारे जेएनके की अकॉर्डिंग टू द अमेंडमेंट रूल ऑफ 2020 हमारी जो ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं जेएनके की वो कितनी है मेरे भाई, 5 हैं। कौन कौन सी? हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, कश्मीरी और डोगरी। ये 5 लैंग्वेजेस हमारे पास कौन सी ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। बट जब मैं बात करता हूं आपके सामने रीजनल लैंग्वेजेस की, तो मेरे भाई रीजनल लैंग्वेजेस बहुत सारी हैं, बिकॉज डिफरेंट रीजन में मल्टीपल लैंग्वेजेस हमारे जेएनके में देखने को आपको मिलती हैं। जैसे कुछ प्रोमिनेंट से एग्जांपल्स मैं आप लोगों के सामने कह दूं, जैसे कि आपके सामने होगी पहाड़ी लैंग्वेज होगी, गोजरी हो गई, भद्रवाही हो गई। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट लैंग्वेजेस हैं, रीजनल लैंग्वेज जो आपके हमारे जेएनके में बोली जाती हैं। तो आई होप ये वाली चीज आपके सामने क्लियर है। तो अब स्टार्ट करते हैं हमारे पास फोक म्यूजिक ऑफ जेएनके के ऊपर। देखो जो हमारा फोक म्यूजिक ऑफ जेएनके है ना, ये मोस्टली बेस्ड है किसके ऊपर, योर अवर क्लासिकल म्यूजिक, लव सॉन्ग्स एंड प्रेजेंट सोशल एंड पॉलिटिकल कंडीशंस के ऊपर। ये 3 कंडीशन का मिक्सचर है। जो हमारे पास क्लासिकल म्यूजिक है उसका मिक्सचर है, सेकंड इज योर लव सॉन्ग्स के ऊपर, और थर्ड वन इज योर कि कैसी हमारी सोशल और पॉलिटिकल कंडीशन चल रही है, ठीक है। अब देखो, ड्यू टू इट्स रिच ट्रेडिशन एंड कल्चर जेएनके अट्रैक्ट्स आउटसाइडर फ्रॉम एवरी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। कह रहे हैं कि हमारा जो जेएनके है वो बहुत ही रिच है, किसमें, ट्रेडिशन एंड कल्चर में। कैसे है, इन सब की प्रोमिनेंट एग्जांपल जैसे जैसे हम एक एक टॉपिक को कवर करते जाएंगे आपको पता लगते जाएगा। तो इससे क्या होता है कि जेएनके जो है वो अट्रैक्ट करता है आउटसाइडर को फ्रॉम एवरी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। तो जैसे कुछ एग्जाम्पल्स की बात करते हैं, जैसे कि जो कश्मीर वैली का जो म्यूजिक है, कश्मीर वैली का जो म्यूजिक है उस वो थोड़ा बहुत मतलब क्लोजर है किसके, जो आपका सेंट्रल एशिया का म्यूजिक है। बट वहीं पे अगर मैं आपके सामने बात करता हूं जो हमारे जम्मू रीजन का जो म्यूजिक है वो सिमिलर है लगभग आपके नॉर्थ इंडियन के म्यूजिक के बराबर, और जो आप लोगों का लद्दाखी म्यूजिक है वो लगभग रिलेटेबल है किसके, म्यूजिक ऑफ तिब्बत पे। अब देखो ऑल्दो हमारी जेएनके यूटी बन चुकी है, बट इसमें इस पूरे टॉपिक में हम कुछ आपके लद्दाख के पोर्शन को भी कवर करेंगे। तो प्लीज इस चीज से घबराना नहीं, बिकॉज हो सकता है एग्जामिनर पूछ दे। क्लियर है बात? नेक्स्ट देखो, सबसे पहला जो फोक म्यूजिक ऑफ जेएनके में हम स्टार्ट करेंगे, सबसे पहला आपके पास बखान। किसके बारे में बात करेंगे, बखान। देखो बखान जो है वो एक तरह का डोगरी फोक म्यूजिक है। क्या है, डोगरी फोक म्यूजिक है, जिसके लिरिक्स जो है आपके डोगरी लैंग्वेज में लिखे जाते हैं। सेकंड, इसको ये जो बखान है इसको गाया जाता है विदाउट द यूज ऑफ एनी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। ये इसमें आपको याद रखने वाली बात है कि इसमें क्या होगा, विदाउट द यूज ऑफ एनी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इस बखान को गाया जाता है। अगला पॉइंट, संग ऑफन ड्यूरिंग फेस्टिवल्स एंड एग्रीकल्चरल साइकिल्स। और ये मोस्टली कब गाया जाता है, जब कोई त्योहार या तो जब भी आपके एग्रीकल्चर के साइकिल्स वगैरह चल रहे होते हैं। क्लियर है बात? अब ये जो बखान है बेसिकली ये कौन से सॉन्ग्स को मतलब प्रिवेलेंट करता है या फिर डिनोट करता है, काइंड ऑफ डिवोशनल एंड सीजनल सॉन्ग, मतलब थोड़े बहुत भक्ति के रिलेटेड और कुछ आपके जो सीजनल, जो कि मोस्टली आपके हार्वेस्ट के टाइम पे गाए वगैरह जाते हैं, उसको ये करता है डिनोट। तो आई गेस ये बखान आपको बिल्कुल क्लियर है। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपके पास कारक।
क्या नाम है मेरे भाई? कारक। ये मोस्टली जो पॉपुलर है कहां पर? जो आप लोगों की जोगी कम्युनिटी है ना। अब आप बोलोगे सर ये जोगी कम्युनिटी का है, तो देखो मेरी बात, ये पूरी की पूरी चीजें मैं आपके सामने क्रिस्प फॉर्म में यहां पर लिख के लाया हूं, तो आपको कोई दिक्कत की बात नहीं है। फटाफट से बस वीडियो को देखो और अपने जो शॉर्ट नोट्स आपको बनाने हैं वो बनाते जाओ। ये जो जोगी कम्युनिटी की बात करते हैं ना साहब, ये जो जोगी कम्युनिटी है ये आपके पास उधमपुर में है। कहां पर है? उधमपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ योर जे-एंड-के। क्लियर है बात? तो ये उस कम्युनिटी के हम क्या है? पॉपुलर है। इसको परफॉर्म कौन करता है? इट इज परफॉर्म बाय 3 जोगीज। 3 जोगीज इसको परफॉर्म करते हैं, प्लस एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट भी यहां पर होता है, यूज होता है, दैट इज नोन एज रबाब। अब देखो इसके साथ साथ मैं आपको जहां जहां पर अनिवार्य होगा मैं आपको म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में भी थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन देता जाऊंगा। तो अभी तक इस पूरी स्लाइड से देखो आपको एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के बारे में पता लगा, दैट इज नोन एज योर रबाब। तो समझ में आ गई? अब देखो ये क्या है? कारक जो है वो बेसिकली सॉर्ट ऑफ टेल बैले है। टेल बैले जब मैंने आपके सामने कहा तो टेल बैले का मतलब हुआ एक तरह का स्टोरी बैले। स्टोरी बैले का मतलब क्या हुआ कि मतलब यहां पर स्टोरी इज नरेटेड इन द फॉर्म ऑफ सॉन्ग, मतलब एक सॉन्ग के तहत आपको क्या हो, एक स्टोरी नरेट की जाती है, वो मतलब होता है टेल बैले का। एंड परफॉर्म विद डांस। और ये जो कारक है ये म्यूजिक के साथ साथ किसके साथ परफॉर्म किया जाता है मेरे भाई? डांस के साथ परफॉर्म किया जाता है। तो आई होप ये वाली स्लाइड में आपको कोई भी किसी भी तरीके की कोई भी दिक्कत नहीं रही होगी। तो स्टार्ट करते हैं अगले बात पे। नेक्स्ट है आपके पास बेंथे। क्या है आपके पास? जो अगली फोक म्यूजिक है हमारे पास, दैट इज नोन एज बेंथे। इसको फाउंड किया था मेरे भाई किसने? इसको फाउंड किया था बकरवाल एंड गुज्जर ट्राइब्स ऑफ जे-एंड-के। ये इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंटर हो सकता है आप में कि आपको पूछ सकता है कि जो बेंथे फोक म्यूजिक है इसको किसने फाउंड किया था? किसने किया था मेरे भाई? बकरवाल एंड गुज्जर ट्राइब ऑफ जे-एंड-के में। ये कह रहे कब परफॉर्म किया जाता है? तो इनकी जो मेजर ओकेजन्स प्लस टू सेलिब्रेट सोशल हार्मनी, ये कुछ जो मेजर ओकेजन्स रहते हैं इन लोगों के, और प्लस जब आपके पास सोशल हार्मनी को आपको सेलिब्रेट करना होता है, ये तब मोस्टली परफॉर्म किए जाते हैं। समझ में आ गया? अब कह रहा है इट इज संग इन अ चोरस बाय अ ग्रुप ऑफ 5 to 7 पीपल। कह रहा है ये जो आपके पास बेंथे है इसको संग किया जाता है चोरस में बाय अ ग्रुप ऑफ 5 to 7 पीपल, मतलब 5 से 7 बंदों का एक समूह होता है, ठीक है, उसमें इस बेंथे को गाया जाता है। क्लियर है बात? अब नेक्स्ट पे आओ। नेक्स्ट है आपके पास चक्री। देखो ये जो सारी चीजें आपको बस एक एक बार पढ़नी है ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए, ठीक है, क्लियर होगी। अब आपके पास बेंथे पढ़ लिया। नेक्स्ट है हमारे पास चक्री। अब चक्री के बारे में जानते हैं। चक्री जो है इसको परफॉर्म किया जाता है इनहैबिटेंट्स ऑफ कश्मीर। इसमें जो पॉइंट याद रखना है आपको, इस पॉइंट को याद रखना है कि चक्री जो है आपसे एग्जामिनर ये पूछ सकता है कि जो चक्री है वो किस रीजन का फोक म्यूजिक है, डोगरी, कश्मीरी, ठीक है। तो आपको यहां से पता लग गया कि कहां का है ये मेरे भाई, इनहैबिटेंट्स ऑफ कश्मीर, तो ये कश्मीरी फोक म्यूजिक का एक पार्ट है। कह रहा है इसको मोस्टली संग ड्यूरिंग वेडिंग सेरेमनीज। इसको कब गाया जाता है मोस्टली? जब आपका ये शादी ब्याह वाले जो रिचुअल या फिर फंक्शंस होते हैं वहां पर आपके सामने चक्री को गाया जाता है। कह रहा है इस चक्री में जो जो इंस्ट्रूमेंट्स आपके यूज होते हैं वो देखो कौन कौन से हैं। एक आपके पास हारमोनियम, एक रबाब। रबाब हमने पहले भी पढ़ा, कहां पर पढ़ा हमने? जो जोगी कम्युनिटी ने जिसको वो क्या था, पॉपुलर था, दैट इज नोन एज कारक। तो एक रबाब देखो यहां भी यूज होता है, दैट इज नोन एज चक्री। और रबाब के साथ साथ आपका सारंगी, नूट और गराहा भी यूज होता है। तो देखो इसमें हमने कितने इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में पढ़ा? रबाब हम पढ़ के आ चुके थे। अब आपके पास हारमोनियम भी पता लग गया, वन ऑफ द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ऑफ जे-एंड-के। सारंगी भी है, नूट भी है और गराहा भी है। तो क्लियर है बात? तो इस टॉपिक के साथ साथ आपके एडिशनल 2 टॉपिक्स कवर हो रहे हैं, एक आपका फोक म्यूजिक और एक आपका म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। तो टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, एकदम ध्यान यहां पे दो। अब नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपके पास लाडीशा। जो नेक्स्ट फॉर्म म्यूजिक है आपके पास दैट इज नोन एज लाडीशा। अब ये क्या, ये एक तरह का सरकास्टिक फॉर्म ऑफ सिंगिंग है इन कश्मीरी म्यूजिक ट्रेडिशन। ये पॉइंट आपको याद रखना है, ये एक थोड़ा सा अलग है क्योंकि देखो ये भी एक फॉर्म है किसकी, कश्मीरी फोक म्यूजिक की, लेकिन इसको गाया जाता है थोड़ा सा सरकास्टिक फॉर्म में। अब सरकास्टिक फॉर्म से कहने का मतलब क्या हुआ कि ये डिपिक्ट करता है, शो करता है जो भी आपकी सोशल और पॉलिटिकल कंडीशन चल रही होती है उसको ह्यूमरस मैनर में। समझ में आई ये बात? अब इसको आपने सरकास्टिक क्यों कहा है? क्योंकि ये जो फॉर्म ऑफ सिंगिंग है ये क्या करता है, ये जितनी भी आपकी सोशल और पॉलिटिकल कंडीशन चल रही होती है उसको प्रेजेंट करता है एक ह्यूमरस मैनर में। समझ में आ गई ये बात? ओके, डन है। लाडीशा क्लियर है आप लोगों को। नेक्स्ट है आपके पास वानवुन या फिर वेडिंग सॉन्ग। वानवुन को हम क्या कहते हैं? वेडिंग सॉन्ग। ये अच्छा है, इसके बेस पे बड़े सारे PYQs आ रखे हैं। कह रहा है ये कहां पर संग होता है? वेडिंग्स इन कश्मीर। ये इसका जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया था वो ये था कि जो वानवुन जो फोक म्यूजिक है ये किसको बिलोंग करता है, डोगरी या फिर कश्मीरी। तो आपको और 2 अदर ऑप्शन थे तो आपको पता लग गया ये कहां का है मेरे भाई, ये प्रोमिनेंट है कश्मीर रीजन में। अब देखो
इट इज संग इन चोरस बाई टू ग्रुप्स ऑफ वुमेन। अभी जो वानमुन है ना, इसको कौन, ये इसको भी चोरस में गाया जाता है बाई टू ग्रुप्स ऑफ वुमेन। अब आप लोगों देखो, आप लोगों के सामने क्वेश्चन बनता था, क्योंकि पहले भी हमने पढ़ा था कि जैसे ये वाला पार्ट हमने पढ़ा, ये जहां पर हमने, सॉरी कहां पर है यार, एक सेकंड, ये देखो यहां पर एक टर्म आपने यूज करी थी जिन्होंने चोरस। तो आप देखो यहां पर आपको इस चोरस का मीनिंग भी मैंने आपको एक्सप्लेन करा है कि चोरस का मतलब क्या होता है, ग्रुप ऑफ पर्सन सिंगिंग इन यूनिसन। मतलब जब आपको एक ग्रुप ऑफ पर्सन जो है वो किस में गाते हैं मेरे भाई, यूनिसन में। और यूनिसन का फर्दर मतलब क्या होता है कि ऑल स्पीकिंग और सिंगिंग साइमल्टेनियसली, मतलब जो मतलब सारे के सारे लोग गा रहे हैं या फिर बोल रहे हैं साइमल्टेनियसली, उसको आप क्या कहते हो, सिंगिंग। तो आपको इस चीज में क्या याद रखना है, सबसे पहले वानमुन जो है आपके पास, उनको हम वेडिंग सॉन्ग्स भी कहते हैं। ये कहां पर वो प्रिवेलेंट है साहब, ये कश्मीरी फोक म्यूजिक का पार्ट है, और इसको चोरस में गाया जाता है बाई टू ग्रुप्स ऑफ वुमेन। ये वाला पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है इसमें। क्लियर है बात? नेक्स्ट की तरफ बढ़ो। नेक्स्ट है आपके पास नंद बैट। क्या है आपके पास, नंद बैट। अब नंद बैट जो है ये किसके अंदर फेमस है, ये फेमस है अमंग फार्मर्स ऑफ कश्मीर। इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है, ये भी एक तरह का कश्मीरी फोक म्यूजिक ही है। किसके अंदर प्रेवेलेंट आपको देखने को मिलता है, जो भी कश्मीरी के भाई बहन जो भी हैं, उनके जो फार्मर्स है वहां पर, उनके अमंग ये क्या है, प्रेवेलेंट है, बड़ा कॉमन देखने को मिलता है। कह रहे हैं संग बाय फार्मर्स इन ग्रुप व्हेन दे स्टार्ट देयर डेली शेड्यूल एट द टाइम ऑफ नंद। कह रहे हैं ये जो फार्मर्स है ये लोग कब गाते हैं, जब उनका जो डेली शेड्यूल है वो स्टार्ट होता है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ नंद। अब प्रॉब्लम ये है कि ये जो नंद है ये क्या होता है, नंद का सिंपल सा मतलब ये होता है कि जब भी आप न्यूली ग्रोन प्लांट्स में से वीड्स को बाहर निकालते हो ना, उसको आप क्या कहते हो, नंद। तो जब भी ये लोग फार्मर्स लोग मतलब नंद के टाइम पे होते हैं, तब ये मोस्टली इस वाले फोक म्यूजिक का प्रयोग करते हैं। क्लियर है बात? नेक्स्ट है जो आपको याद रखने थे, गौरशे। ये उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, बस इसमें आपको एक चीज याद रखनी है कि अगर आपके सामने क्वेश्चन आ जाए, ये वाली टर्म आ जाए गौरशे, तो अपने दिमाग में बिठा लेना, दिस इज नथिंग बस जस्ट अ ट्रेडिशनल सॉन्ग्स ऑफ लद्दाखी पीपल। जो भी हमारे लद्दाख रीजन के लोग हैं, उनका एक ट्रेडिशनल सॉन्ग है, उसका नाम है आपके पास गौरशे। आई होप इस वाली स्लाइड में भी किसी को कोई भी दिक्कत नहीं होगी। डन है काम? ओके साहब, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास दैट इज नोन एज सूफियाना कलाम। वेरी इंपॉर्टेंट। देखो जो जो इंपॉर्टेंट है मैं उसके सामने एकदम पूरे डिटेल में लिख के लाया हूं, जहां से एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। तो सूफियाना कलाम की बात करते हैं। सबसे पहले बात सुनो मेरी, जब मैं आपके सामने बात करता हूं सूफियाना कलाम की, इसके अंदर जो है वो कंटेन करते हैं सूफी लिरिक्स। क्या है इसके अंदर, सूफी लिरिक्स। ऐसा क्यों, आप देखो अगर आप इस वर्ड को डिकोड करो तो यहां पर सूफियाना का मतलब आपको रहता है मेरे भाई सूफी, और कलाम का मतलब होता है लिरिक्स। तो जब आप इसको कंबाइन करोगे, यही से आपको पता लग जाएगा कि ये जो फोक म्यूजिक है सूफियाना कलाम, इसके अंदर कंप्राइजेज ऑफ सूफी लिरिक्स। और ये कहां पे मोस्टली आपको देखने को मिलता है, वाइडली संग एंड चैंटेड इन कश्मीर वैली। अगेन ये मोस्टली प्रेवलेंट कहां पर है मेरे भाइयों, ये कश्मीर वैली में ही प्रेवलेंट है। नेक्स्ट आपके पास इट इज अ फॉर्म ऑफ, ये क्वेश्चन आपका पीवाईक्यू में आ रखा हुआ है कि ये जो सूफियाना कलाम है इट इज अ फॉर्म ऑफ व्हाट, तो इट इज अ फॉर्म ऑफ क्लासिकल म्यूजिक। ये चीज आपको याद रखनी है। नेक्स्ट, इसका जो ओरिजिन है, ये ऐसे मान्यता है कि इसकी जो ओरिजिन है वो स्टार्ट हुई थी मेरे भाई 15th सेंचुरी एडी से। कब स्टार्ट हुई थी, 50th सेंचुरी एडी में। उस समय जो ईरान के लोग थे उन्होंने इसको हमारे क्या नाम है, जेएनके में लाया था। तो यहां लिखा हुआ देखो, पीपल ऑफ ईरान ब्रॉट विद देम। क्लियर है वाला पॉइंट? नेक्स्ट पॉइंट जो आपको इंपॉर्टेंट यहाँ पे याद रखना है कि ये जो फोक म्यूजिक है, इसके साथ दो डांस फॉर्म्स को भी परफॉर्म किया जाता है। अब वो जो डांस फॉर्म्स है वो कौन कौन सी है, एक आपके पास हफीजा डांस और एक है बच्चा नगमा डांस। कौन सा, एक हफीजा डांस है और एक बच्चा नगमा डांस है। अब ये जो डांस है ये हम पढ़ेंगे जब हमारा अगला लेक्चर होगा, दैट इज प्योरली बेस्ड ऑन योर फोक डांसेस ऑफ जेएनके। समझ में आ गई? तो इस ये वाला आपके लिए एक इंपॉर्टेंट था, इसमें एक बार फटाफट से करेंगे रिवाइज। सूफियाना कलाम में क्या क्या पढ़ा हमने, मेन जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको याद रखने हैं मेरे भाई, वो आपको ये याद रखने हैं, ये जो सूफियाना कलाम है सबसे पहले तो ये क्या कश्मीरी फोक म्यूजिक का पार्ट है, और इसको अकम्पनीड किया जाता है दो डांस फॉर्म के साथ। कौन कौन से, सबसे पहला आपके पास हफीजा डांस एंड सेकंड वन इज योर बच्चा नगमा डांस, और इट इज अ टाइप ऑफ क्लासिकल म्यूजिक। और इसके अंदर जो जो इंस्ट्रूमेंट मेरे भाई आप यूज करते हो वो कौन कौन से, देखो संतूर यूज करते हो, सितार यूज करते हो, तबला यूज करते हो, वसूल यूज करते हो और कश्मीरी सैतार यूज करते हो। तो देखो ये वाले इंस्ट्रूमेंट आप पहले पढ़कर आए थे, यहां पर आपने कौन से न्यू पढ़े, एक आपने वसूल पढ़ा, एक आपने कश्मीरी सैतार पढ़ा। तो इन चीजों को भी साथ साथ में नोट डाउन करते रहोगे जो जो इंस्ट्रूमेंट हम पढ़ते जा रहे हैं। तो नेक्स्ट टाइप ऑफ हमारा फोक म्यूजिक जो है वो है सूरमा। कौन सा है, सूरमा। इसके ऊपर भी क्वेश्चन बना हुआ है तो इसको भी आप इंपॉर्टेंट मार्क करोगे। इट इज अ टाइप ऑफ डोगरी फोक म्यूजिक।
जो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है वो ये है कि सूरमा जो है वो क्या है, वो एक काइंड ऑफ डोगरी फोक म्यूजिक। अब ये क्या है, जो सूरमा है ये बेसिकली शो क्या करता है, इट बेसिकली शो जस्ट द डिजायर ऑफ रीयूनियन। क्या शो करता है, डिजायर ऑफ रीयूनियन। समझ में आई? मतलब ये बेसिकली सूरमा जो फोक म्यूजिक है ना, ये रिफ्लेक्ट करता है पेन ऑफ गर्ल्स या वुमेन हुज हस्बैंड इज अवे इन द आर्मी। मतलब जो भी लड़कियां या फिर जो भी महिलाएं हैं जिनके हस्बैंड जो है वो आर्मी में है, ये उनके जो बिछड़न का जो पेन है उसको ये वाली जो फोक म्यूजिक है वो डिपिक्ट करती है। इट इज अ फॉर्म ऑफ डोगरी फोक म्यूजिक। देखो बड़ा ही प्रिवलेंट है, आप लोगों ने सुना ही होगा भले सपैया डोगरिया। वो क्या है बेसिकली, वो यही है, सूरमा वाला फोक म्यूजिक है। समझ में आ गई? डन है मेरे भाई। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है आपके पास, देखो फोक म्यूजिक में इंपॉर्टेंट यही था आपके पास, बट जब हम फोक म्यूजिक की बात करते हैं तो हम एक बहुत ही प्रिवलेंट हस्ती है जिनका नाम है हब्बा खातून, इनके बारे में हम ये वाला पार्ट स्किप नहीं कर सकते हैं। क्यों भाई? क्योंकि देखो सबसे पहले आप लोग मुझे ये बताओ कि जो हब्बा खातून है, एक सेकंड रुकना, ठीक। अब सबसे पहले मुझे आप लोग ये बताओ, ये जो हब्बा खातून है इसके बारे में आप लोग क्या क्या जानते हो। देखो हमारा हिस्ट्री का, जेएनके की हिस्ट्री का एमसीक्यू सेशन हुआ है, उसमें मैंने आपको हब्बा खातून के बारे में जिक्र करवाया था। अब इसके बारे में आप जो जो जानते हो मुझे 2 मिनट में फटाफट कमेंट सेक्शन में बताओ। सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज जो इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि हब्बा खातून इज ऑल्सो नोन एज द नाइटिंगेल ऑफ कश्मीर। क्या कहा जाता है मेरे भाई? नाइटिंगेल ऑफ कश्मीर भी कहा जाता है। इसको आप लिख सकते हो, नाइटिंगेल ऑफ कश्मीर। स्पेलिंग आप लोग प्लीज देख लेना। अब इसके बाद हमने और इंपॉर्टेंट पॉइंट ये पढ़ा था कि ये किसकी वाइफ है, वाइफ ऑफ यूसुफ शाह चक। क्या है मेरे भाई? यूसुफ शाह चक की ये वाइफ थी। ठीक है, क्लियर है बात यहां तक? बोलो भाई, स्पेलिंग लिखो इसको। तो इसमें हमने 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को पढ़ा हब्बा खातून के बारे में, दैट इज हब्बा खातून इज आल्सो नोन एज नाइटिंगेल ऑफ कश्मीर। और हब्बा खातून जो है इनके हस्बैंड का नाम क्या था? यूसुफ शाह चक था। ठीक है, और इनको एक और एक प्रोमिनेंट नाम से जाना जाता है लोकल, दैट इज आल्सो नोन एज जून, यानी द मून, बिकॉज ये बहुत ही सुंदर थी। अब देखो ये जो हब्बा खातून है इसको हमको फोक म्यूजिक ऑफ जेएनके में पढ़ना क्यों अनिवार्य है? वो इसीलिए है क्योंकि मेरे भाई शी प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन कश्मीरी लिटरेचर। क्यों? देखो इनकी जो पोएट्रीज है ना, पोएट्रीज वगैरह लिखते थे, इनकी पोएट्रीज बहुत ही बोल्ड थी, रोमांटिक थी। ठीक है, ऐसा क्यों? बिकॉज इन्होंने एक न्यू फॉर्म ऑफ पोएट्री को इंट्रोड्यूस करा था हमारी कश्मीरी लिटरेचर में, और उस पोएट्री का नाम क्या है आपके पास? लॉल लिरिक या फिर लोल लिरिक, आप इसको समझते हो। तो ये आपका एग्जाम पॉइंटर इंपॉर्टेंट है कि आपसे पूछा जा सकता है कि जो लॉल या फिर जिसको आप लॉल भी कहते हो, LOAL, ये जो लिरिक है इसको किसने लाया था, इंट्रोड्यूस करा था कश्मीरी लिटरेचर में? तो किसने कराया था मेरे भाई? नन अदर देन योर हब्बा खातून। अब आप लोग ये समझ रहे होंगे सर ये लॉल लिरिक या फिर LOL, ये जो लॉल है ये वो नहीं है जो आप लोग आजकल इंस्टा या फिर व्हाट्सएप पे यूज करते हो, LOL, लॉर्ड्स ऑफ लव वगैरह समथिंग। इट इज अ टाइप ऑफ लिरिक। अब देखो ये जो है ये सिमिलर है आपकी किसके? लिरिक पोइट्री से। अब लिरिक पोइट्री का मतलब ये होता है पोइट्री जहां पर आप अपने इंटेंस इमोशंस को एक्सप्रेस करते हो। क्या करते हो? इंटेंस इमोशंस को एक्सप्रेस करते हो। देखो जब भी आपको टाइम लगेगा ना आफ्टर एग्जाम या फिर समथिंग, आप ना हब्बा खातून की पोइट्रीज को खोलते हुए देखना, उसके अंदर आपको बड़ा ही इमोशंस वगैरह दिखेंगे। ये बेसिकली क्यों? बिकॉज क्या हुआ था, आपको मैं ऐसी एक स्टोरी बताता हूँ कि क्यों ये अपनी मतलब इनकी जो स्टोरी रहती है, इन्होंने बेसिकली अपनी लाइफ के बारे में रखा था, जो भी उनके बैड एक्सपीरियंस रहे हैं लाइफ में। बेसिकली क्या होता है, यूसुफ शाह चक है, इसको अकबर ने क्या करवा लिया था? कैद करवा लिया था। ठीक है, तो उसी के मतलब यूसुफ शाह चक से बिछड़ने के गम में ये हमेशा उनकी जो स्टोरीज थी ये उनको डिपिक्ट करती रहती, रियल इमोशंस को ये एक्सप्रेस करती थी। एंड शी वॉज ऑल्सो वेरी बोल्ड रोमांटिक पोएट। ठीक है, ये वाला पॉइंट आपको क्लियर हो गया? तो मेरे भाई ये था हमारे पास क्या? फोक म्यूजिक ऑफ जेएनके। अब आपको लग रहा होगा कि क्या हमारा सेशन यहीं पे? नहीं साहब, इसी का एक छोटा सा एडिशनल सा टॉपिक है, उसको भी हम कोशिश करेंगे यहीं पे कवर करने की। वो जो टॉपिक है वो हमारे पास है मेरे भाई क्या? फेयर्स ऑफ जेएनके। वेरी इंपॉर्टेंट, यहां से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है कि फेयर्स ऑफ जेएनके क्या क्या है। देखो जब मैं आपके सामने बात करता हूं मेरे भाई फेयर्स ऑफ जेएनके की, तो फेयर ऑफ जेएनके गिव अस अ ग्लिम्स ऑफ ट्रू इंडियन कल्चर एंड ट्रेडिशंस। मतलब इंडियन का जो कल्चर और ट्रेडिशन है उसको एक बिग एम्फेसिस जो हमको देता है, दैट इज नन अदर देन योर फेयर्स। और जब मैं प्रिसाइजली बात करता हूं फेयर्स की, तो फेयर्स क्या है मेरे भाई? फेयर्स कुछ नहीं है, इट इज जस्ट अ मीडियम टू ब्रिंग पीपल टुगेदर एंड प्रमोट टूरिज्म। मतलब ये एक तरह का मीडियम है लोगों के अंदर भावना यानी लोगों को जोड़ने की और अपने जो पर्टिकुलर जो स्टेट या यूटी है उसके टूरिज्म को बढ़ाने की।
समझ में आ गया। तो सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट फेयर अपन पढ़ने वाले हैं यहाँ पे, दैट इज योर बाहु फेयर। कौन सा फेयर? बाहु फेयर। एक बार जरा इसको फटाफट से रीड करो, फिर स्टार्ट करते हैं। 2 मिनट। क्लियर है मेरे भाई ये बात? देखो, जब मैं आपके सामने बात करता हूं बाहु फेयर की, तो बाहु फेयर में देखो क्या है मेरे भाई, बाहु फेयर में आपके पास ये है, ये वन ऑफ द बिगेस्ट हिंदू फेयर है। क्या है? वन ऑफ द बिगेस्ट हिंदू फेयर में से इसको एक माना जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखोगे, ये पूछा जा सकता है कि जो बाहु फेयर है ये किस रिलीजन को डिपिक्ट करता है। तो कौन सा रिलीजन है मेरे भाई? हिंदुइज्म को। समझ में आ गया। अब नेक्स्ट है आपके पास, ये कहां पर ऑर्गेनाइज होता है, कहां पर हेल्ड होता है? तो मेरे भाई ये काली टेम्पल जो है आपके पास बाहु फोर्ट में, आपके जम्मू रीजन में, वहां पर ये क्या है, इसको ऑर्गेनाइज करवाया जाता है। क्लियर है बात? और इट इज सेलिब्रेटेड ट्वाइस अ ईयर। ये चीज आपको याद रखनी है कि जो बाहु फोर्ट है ये साल में 2 बार सेलिब्रेट होता है। ये बेसिकली सेलिब्रेट किया जाता है ड्यूरिंग द मंथ्स ऑफ नवरात्रा। और नवरात्रा एक साल में कितनी बार आते हैं मेरे भाई? 2 बार। एक आपको डिपिक्ट करते हैं समर्स और एक आपको डिपिक्ट करते हैं विंटर्स। वन इन द मंथ ऑफ मार्च और अप्रैल एंड नेक्स्ट इन द मंथ ऑफ सितंबर टू अक्टूबर। समझ में आ गया? बाहु फेयर के बारे में आपको चीजें क्लियर है मेरे दोस्तों? बिल्कुल सही है। तो नेक्स्ट की तरफ बढ़ो। नेक्स्ट जो है वो आपके पास मानसर फूड एंड क्राफ्ट फेयर। क्या है? मानसर फूड एंड क्राफ्ट फेयर। तो सबसे पहले इस फेयर के बारे में एक छोटी सी इंफॉर्मेशन मैं आपको दे दूं कि ये वाला जो फेयर है ये मोस्टली ऑर्गेनाइज करती है आपकी जो जेएनके की जो आपकी टूरिज्म डिपार्टमेंट है ना, वो इसको ऑर्गेनाइज करवाती है। कहां पे मेरे भाई? मानसर लेक में। मानसर लेक तो आप लोगों को पता है बड़ी प्रोमिनेंट और मतलब रिलीजियस लेक है, चाहे मानसर होगी चाहे आपकी सुनीसर होगी। ठीक है। और ये बेसिकली जो आपको चीजें यहाँ पे याद रखनी है वो ये याद रखनी है कि जो मानसर फूड एंड क्राफ्ट फेयर है ये आपका क्या है, ये एक 3 दिन का फेयर है, 3 डे फेयर है, जो कि हेल्ड होता है एट द मंथ ऑफ बैसाखी के मंथ में ये हेल्ड होता है, जो कि मोस्टली आपकी आती है अप्रैल के मंथ में। ठीक है, बस इसमें आपको यही चीज को याद रखना है। कितने दिन का फेयर है? 3 डे फेयर। और उसको कौन ऑर्गेनाइज करवाता है? जेएनके टूरिज्म डिपार्टमेंट। और यहाँ पर जो आपको चीज याद रखनी है कि ये कहां पर ऑर्गेनाइज होता है, कौन सा हिंदू फेयर है, ये बिगेस्ट हिंदू फेयर है और सेलिब्रेट होता है ट्वाइस अ ईयर। ठीक है, आई गेस इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है मेरे पास आपके पास जीरी फेयर। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। इस पे आपको एग्जाम में एमसीक्यू आने की बहुत ही आशंका है। ये क्या है? इज अ टाइप ऑफ एनुअल फेयर। एक साल मतलब सालाना वाला फेयर है, साल में एक ही बार ऑर्गेनाइज होता है जीरी फेयर, जिसको आप जीरी मेला भी कहते हो। कहां पर ऑर्गेनाइज होता है मेरे? ये हेल्ड होता है जीरी विलेज में। कहां पर? जीरी विलेज में, जो कहां पर है? जम्मू रीजन ड्यूरिंग अक्टूबर से नवंबर मंथ में। अक्टूबर से नवंबर के मंथ में ये हेल्ड होता है कहां पर? जीरी विलेज में। समझ में आ गया? अब ये जो फेयर है ना, ये बेसिकली डेडिकेटेड है आपका किसका? बाबा जित्तो के। किसके लिए डेडिकेटेड है मेरे भाई? बाबा जित्तो के। और ये जो बाबा जित्तो है इसको एक और नाम से जानते हैं, दैट इज नोन एज बाबा जीतमल। क्या कहते हैं मेरे भाई? बाबा जीतमल भी कहते हैं। अब लोग जो है ये बाबा जीतू को पूजते भी हैं। क्यों पूजते हैं? बिकॉज पीपल स्टार्टेड वर्शिपिंग हिम ड्यू टू हिज ऑनेस्टी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट। इसकी ऑनेस्टी और सेल्फ रिस्पेक्ट की वजह से इनको लोग, वहीं के लोग या फिर इनफैक्ट काफी सारे लोग जो है वो पूजते भी हैं। और इन्हीं की याद में एक बड़ी फेमस मतलब क्या नाम है, जहां पर इनका वो है बर्थ प्लेस, वहां पर एक मतलब फेमस डेस्टिनेशन प्लेस भी बनाया गया है, जिसमें लोग काफी सारे लोग ट्रैवल भी करते हैं। दैट इज नोन एज बाबा जित्तो धाम। ठीक है मेरे भाई। अब ये जो बाबा जित्तो थे इसको क्यों माना जाता है? बिकॉज ही वॉज बेसिकली अ लोकल फार्मर ऑफ जीरी विलेज। ठीक है, इन्होंने क्या कर लिया था मेरे भाई? इन्होंने सुसाइड कमिट कर लिया था। ये कुछ नहीं था, ये एक तरह का बेचारा एक लोकल फार्मर था। इसने क्या कर लिया था? सुसाइड कमिट कर लिया था। किसकी वजह से? ड्यू टू द अनजस्टिस एंड अनफेयरनेस बाय द लोकल जमींदार। जो भी आपके जमींदार से उनकी अनफेयरनेस की वजह से इसने क्या कर दिया था? सुसाइड कर लिया था। और लोग उसको पूछते हैं इसीलिए हैं बिकॉज ड्यू टू हिज ऑनेस्टी। समझ में आ गई? तो ये आपको याद रखना है मेरे भाई। जीरी फेयर के बारे में, एनुअल फेयर है, कहां पर मनाया जाता है, किस मंथ में मनाया जाता है, ये एक प्रोमिनेंट क्वेश्चन हो सकता है, अक्टूबर से नवंबर के मंथ में। नेक्स्ट है आपके पास परमंडल फेयर। ये भी एक इंपॉर्टेंट है। इसमें जो चीज आपको याद रखनी है वो है कि वो कितने दिन का फेयर होता है मेरे भाई? ये 3 दिन का फेयर होता है परमंडल फेयर। कहां पर ऑर्गेनाइज होता है? ये भी एक इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंटर है। सांबा डिस्ट्रिक्ट में। कौन से विलेज में? परमंडल विलेज में ही। बट ये एग्जाम से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है, विलेज से ज्यादा नाम, कि किस डिस्ट्रिक्ट में। आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है कि जो परमंडल फेयर है ये जम्मू रीजन की किस डिस्ट्रिक्ट में इसको मनाया जाता है? तो मेरे भाई सांबा डिस्ट्रिक्ट में इसको मनाया जाता है। और ये बेसिकली सेलिब्रेट होता है ऑन द ओकेजन ऑफ शिवरात्रि, जो कि मोस्टली आपके फेब या फिर मार्च के मंथ में आती है। तो शिवरात्रि के ओकेजन पे हमको क्या होता है? इसको सेलिब्रेट किया जाता है। और शिवरात्रि क्या है? शिवरात्रि बेसिकली
इट डिपिक्ट्स द मैरिज ऑफ लॉर्ड शिव विद गॉडेस पार्वती। क्लियर है बात? तो ये थे कुछ आपके इंपॉर्टेंट फेयर्स, और आगे है नहीं है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का सेशन, जहां पर हमने पूरा डिटेल में देखा। सबसे पहले हमने शुरुआत करी, आपके पास कहां से करी थी हमने शुरुआत करी थी आपके पास आर्ट एंड कल्चर पेज था, तो यहां पर हमने शुरुआत करी। आज के बाद फोक म्यूजिक ऑफ जेएनके से स्टार्ट किया था। उसके बाद हमने देखे फोक म्यूजिक ऑफ जेएनके के साथ साथ हमने कुछ जितने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट यूज होते थे उनको भी हमने पढ़ा। और तीसरी चीज जो हमने आज इसमें कवर की, दैट इज नोन एज इंपॉर्टेंट फेयर्स ऑफ योर जेएनके। तो ये 3 चीजें हमारे इस लेक्चर में कवर हो गई हैं कि आई होप आप सब लोगों को ये लेक्चर एकदम बढ़िया से पसंद आया होगा और आपके लिए एक बेनिफिशियल रहा होगा। तो अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है तो मेरे भाई इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें और हमारे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मैं आपको फिर कह रहा हूँ, पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। आई नो टेंशन वाला माहौल है, 1 या 2 दिन है, अभी आपको ऐसा लग रहा होगा कि यार अभी मेरे को कुछ नहीं आ रहा है, तो अपने आप को काम रखो। अक्सर ऐसा होता है जब आपकी तैयारी, देखो ऐसी कंडीशन ना 2 ही चीज़ों में होती है, या तो आपने बहुत ज़्यादा पढ़ लिया है या तो आपने कुछ नहीं पढ़ा है। ठीक है, आई नो कि आप सब लोगों ने हार्डवर्क करा है, सब कुछ चीज़ें आपने पढ़ी है। अभी इस टाइम पे आपने क्या करना है, मॉक दो, जो 1-2 दिन बचे इसमें मॉक दो और अपने आप को एनालाइज करो। तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो मॉक है हमारी ऐप पे, 2 जो मॉक्स हैं वो ऑलरेडी सबके लिए फ्री है, आप प्लीज जाके उनको अटेंड करें और अपनी परफॉर्मेंस को देखें। तो दोस्तों मिलते हैं बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, जहां पर हम इसी को कंटिन्यू करेंगे और इसी के पार्ट 2 में हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट डांस फॉर्म्स ऑफ जेएनके। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।